मैं विक्की रोनवाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। हम रिवोल्यूशन अकाउंट कर रहे थे लास्ट क्लासेस के अंदर, तो आज एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवोल्यूशन का, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस के अंदर तो बहुत ही कम पॉइंट डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैं आपके लिए सारे पॉइंट्स लेके आ गया हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हमारे बनते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के, वो किस तरीके से हमारे पास में आते हैं। ठीक है, आज हमने दो नए पॉइंट डिस्कस करने इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब हमने पिछली बार देखा था कि हमारे पास में कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसी है बुक्स के अंदर जो ओल्ड वैल्यू पर शो हो रही है। जब हम इसको मार्केट से कंपेयर करने गए तो हमें पता चला इनकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, ये हो गई है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हमें इन पुरानी वैल्यूज को नई वैल्यूज के ऊपर कन्वर्ट करना है या चेंज करना है। तो इस केस में हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिवोल्यूशन में क्या चीजें चेंज नहीं होती। तो कुछ चीजें याद रखिए, कैश कभी भी रीवैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैश की कभी मार्केट प्राइस चेंज हो ही नहीं सकती। कैश तो जो है वो वही रहेगी। इसके अलावा हमारे पास में कैपिटल कभी भी चेंज नहीं करनी, और इसके अलावा हमारे पास अगर कभी रिजर्व पड़े हों, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हो, तो ये भी कभी भी हमारे पास में चेंज नहीं होते। इन चीज़ों को आप याद रखें। ठीक है, तो जनरल रिजर्व P&L मैंने आपके इस क्वेश्चन में नहीं डाले, हम और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें हम साथ में इनको डिस्कस करते जाएंगे। अब देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमारे पास में क्या क्या है? हमारे पास कैश है एसेट्स में, स्टॉक है, डेटर्स है, डेटर्स में से लेस क्या? पीबीडीडी। क्या होता है पीबीडीडी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। हमने लोगों को उधार में माल बेच रखा है, तो क्या गारंटी है वो सारे के सारे लोग आपको पैसा दे देंगे? तो हमें ऐसा लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ हमारा पैसा डूब जाता है, यानी कि बैड डेब्ट्स होता है। तो इस बैड डेब्ट्स को हम ध्यान में रखते हुए हम ऐसा सोचते हैं कि इस बार भी बैड डेब्ट्स होगा, तो हम पहले से ही इस बैड डेब्ट्स के लिए कुछ प्रोविजन बना के बैठते हैं। हमें लगता है कि ये हमारा बैड डेब्ट्स होगा ही होगा, तो हम पहले से क्या कर लेते हैं, हमारे प्रॉफिट में से वो कम करके एक प्रोविजन बना देते हैं। अब जिस दिन बैड डेब्ट्स होगा तो हम इस प्रोविजन में से पैसा निकाल लेंगे। तो ये होता है हमारे पास में क्या? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। किसी भी एसेट्स पे अगर प्रोविजन बना हुआ हो, यानी डेटर्स हमारी संपत्ति होती है, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार में माल बेचा, उनके ऊपर हमने प्रोविजन बनाया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एसेट्स के ऊपर अगर कोई भी प्रोविजन होता है वो हमेशा हमारे लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। इस चीज को याद रखें। और अगर लायबिलिटीज के ऊपर कोई प्रोविजन बना हुआ होगा तो वो हमारे लिए एसेट्स बन जाएगी, यानी उल्टा करना है। एसेट्स पे प्रोविजन है तो लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी पे प्रोविजन है तो एसेट्स बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं लायबिलिटीज के ऊपर प्रोविजन, ज्यादातर प्रोविजन हमेशा एसेट्स पे बनाए जाते हैं। और एसेट्स पे कोई प्रोविजन अगर बना हुआ तो लायबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास में उस साइड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस भी था इधर। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? क्या ये आपकी एसेट्स होती है? वास्तव में एक्चुअल देखा जाए तो एसेट्स होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एसेट्स की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसके ऊपर अगर हम लागू करें तो ये हमारी एसेट्स बन जाती है। कोई खर्चा जो भी हुआ ही नहीं है मैंने पहले ही पे कर दिया, कोई खर्चा जो भी हुआ ही नहीं है मैंने पहले ही पे कर दिया, तो इस खर्चे के ऊपर, इस एक्सपेंस के ऊपर हमारा राइट होता है, अधिकार होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी सैलरी 10,000 है, मैंने किसी महीने में उसको सैलरी 12,000 दे दी, तो खर्चा हुआ तो 10,000 का ही था, लेकिन आपने उसको पे कितना कर दिया? 12,000। तो ये जो 2,000 आपने एडवांस पे कर दिए, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्व दत्त व्यय। ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं, आपने पहले ही पे कर दिया। अब देखिए, इस 2,000 के ऊपर 10 तो उसका है, इस 2,000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा हमने पे किया इसके ऊपर अभी भी मेरा अधिकार है। मैं चाहूँ तो उससे वापस ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने उसको ज्यादा पे कर रखा है। तो जब भी आप कोई एक्सपेंस एक्स्ट्रा पे कर देते हो वो आपके लिए हमेशा क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। इसी तरीके से कोई ऐसा खर्चा जो हो गया लेकिन आपने अभी तक भुगतान नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल सैलरी का एग्जाम्पल है, तो हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय था जिसकी सैलरी 10,000 है, आपने उसमें से अभी तक सिर्फ 5,000 ही पे करी, तो बाकी के 5,000 जिसका पेमेंट करना बाकी है। हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी होता है वो बिजनेस के लिए हमेशा लायबिलिटी होती है, क्योंकि मुझे चुकाना है ना, उसको बाकी है, मेरा दायित्व है उसको पे करने का, है ना। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? ऐसे खर्चे जिनका भुगतान करना बाकी होता है वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाते हैं, और क्योंकि इनका पेमेंट करना बाकी है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी आती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। वैसे सारी चीजें 11th की हैं, आपको 11th में समझनी चाहिए थी अच्छे से। ठीक है, नहीं समझी तो मैं वापस आपको यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इसने कि आपको इन एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे और अपन इसका रिवैल्यूएशन करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। हमने कहा ये हमने बना लिया क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट।
चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर एसेट्स बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के बाई साइड में लिखते हैं, अगर एसेट्स बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के बाई साइड में, और अगर एसेट्स कम होती है तो रीवैल्यूएशन के टू साइड में। इसी तरीके से लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के टू साइड में आता है, और अगर लायबिलिटीज कम होती है तो रीवैल्यूएशन के बाई साइड में आता है। ये याद रखें, ठीक है। हम बार बार पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा, क्यों डेबिट और क्रेडिट होगा, क्यों टू और बाई में आएगा, इसका रीजन भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट में समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है स्टॉक का मूल्य 50,000 बढ़ाना है। स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 50,000, यानी स्टॉक की अभी हमारे बुक्स में वैल्यू आ रही 5 लाख, लेकिन जब हमने इसको मार्केट से कंपेयर किया तो पता चला इसकी वैल्यू तो 5,50,000 हो गई। तो इस केस में आपको अपने स्टॉक को बढ़ाना है। स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स हमेशा बढ़ती है तो कहाँ आता है, रीवैल्यूएशन के बाई साइड में, ठीक है। तो हम रीवैल्यूएशन के बाई साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक, जो भी चीज बढ़ानी है। अब देखते हैं कितना बढ़ेगा। तो जब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला, 50,000 रुपये बढ़ाना है तो 50,000 ही बढ़ाइए। कितना इंक्रीज हो रहा है, 50,000 ही बढ़ रहा है, तो 50,000 से बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 50,000 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट, मशीन 10% अधिमूल्यांकित है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा इन वर्ड्स को, क्योंकि दो शब्द हमने यहाँ पर नए लिए हैं, ओवर वैल्यूड कम मूल्यांकित है और अंडर वैल्यूड, दो शब्दों का प्रयोग किया हमने। तो पहले इस पे आते हैं। ओवर वैल्यूड का एक्चुअल में पता है मतलब क्या होता है? ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कोई चीज आपकी बुक में ज्यादा आ रही है, ओवर वैल्यू हो गया, ऑलरेडी वो हमारी बुक में ज्यादा आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि मशीन जो है ना, जो हमारी बुक्स में लिखी है 2,20,000 रुपये, ये 2,20,000 रुपये जो है ना वो 10% ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10% कम करना पड़ेगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अब मुझे समझाइएगा अच्छे से, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर ये हमारी बुक में सेम वैल्यू पर होती तो हम ये मानते ये 100% पर था हमारी बुक के अंदर। कितने पर था? 100% पर। लेकिन अगर कोई चीज 10% ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो मशीन है ना हमारे पास में, ये मशीन हमारे पास में 100% नहीं है, ये 110% हो गई है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो मशीन है वो हमारी जो बुक में आ रही है वो ओवर वैल्यू आ रही है। ओवर वैल्यू यानी ज्यादा आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है? 10%। तो हमने कहा 10% ज्यादा आ रही है, तो ये अगर सेम वैल्यू पर होती, 100% पर होती तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये 10% ज्यादा है, यानी कि कितना परसेंट है, ये 110% है। और मुझे कितना कम करना है, मुझे 10% कम करना है। तो देखो कैसे कम करेंगे। पहली चीज तो मशीन संपत्ति है, एसेट्स है, एसेट्स कम होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में आएगा, यानी मैं कहाँ लिखूंगा, रीवैल्यूएशन के टू में। और क्या लिखूंगा, टू मशीन। लेकिन आप सीधे आंखें बंद करके 2,20,000 का 10% मत कर लेना। मैंने अभी भी क्या बोला, ये जो 2,20,000 है ना, ये 100% नहीं है, ये इसमें 10% जुड़ा हुआ है, यानी कि 110% है। समझ पा रहे हो? तो ये जो 2,20,000 है ये 110% है। हमें 10% अलग करना है, पता है कैसे करेंगे? 2,20,000 110% है, तो हमें नीचे लिखना है 110 इंटू, हमने कहा 10% निकालना है तो इंटू कर लेंगे 10 से, तो ये 10% आ जाएगा। सपोज करो ये 20% बोल देता कि 20% ज्यादा है, तो पता है ये वैल्यू जो आती है वो 100% नहीं आती, 120% आती। तो हम अपोन में लिखते 120 और इंटू कर लेते 20 से, तो 20% आ जाता। सिंपल है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये 110% है तो मुझे 1% जानना है, तो कैसे निकालूंगा? 2,20,000 110 है तो डिवाइड बाई 110 किया तो 1% आ गया। मुझे 1% नहीं जानना, मुझे जानना 10% कितना होगा, ठीक है। तो इसका 10% कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। वापस जो भी हमने बोला उसको एक बार वापस आप रिवाइंड करें और वापस पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पहला तो हमने देखा कि ओवर वैल्यू अगर लिखा हुआ आ जाए तो बढ़ाना नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो लिख दिया ओवर वैल्यू, अधिमूल्यांकित करना है, करना नहीं है, अधिमूल्यांकित है वो ऑलरेडी। कोई चीज़ ऑलरेडी हमारे बुक में ज़्यादा आ रही तो कम करना है ना। तो कम करने के लिए हमने कहा संपत्ति को कम करेंगे, कहाँ लिखेंगे? टू साइड में। अब हमने कहा 2,20,000 रुपये में 10% जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ तो ये 100% नहीं होगा, ये 110% होगा। समझ गए? अगर ये वैल्यू 110% है तो बताओ 10% कितना होगा? लिख दिया हमने। कोई डाउट? ऐसा पॉइंट और डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है थर्ड पॉइंट, फर्नीचर का मूल्य 5,000 कम मूल्यांकित है, अंडर वैल्यू है। यहाँ हमने बात करी थी ओवर वैल्यू, यानी हमारी बुक में वो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ओवर वैल्यू, यानी तो कम कर दो। और अगर कोई चीज कम आ रही है तो इसका मतलब हमें बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू होने का मतलब, कम मूल्यांकित होने का मतलब हमारी बुक्स में वो वैल्यू कम आ रही है तो बढ़ा दीजिए, सिंपल हो जाएगा एडजस्टमेंट।
अब देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास में एसेट्स। एसेट्स बढ़ेगी तो कहाँ आएगा, टू में या बाई में? बाई में। एसेट्स बढ़ने पर बाई में, एसेट्स कम होने पर टू में। कितना बढ़ाना है, क्वेश्चन कह रहा 5000 कम है, तो 5000 कम है तो 5 ही तो बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमने कहा फर्नीचर को 5000 से बढ़ाना है। फर्नीचर एसेट्स है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स कहाँ जाती है? बाई साइड में, तो लिख देंगे बाय फर्नीचर। कितना बढ़ाना है? 5000, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा चेंज को बताता है कि चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड करिएगा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, फोर्थ पॉइंट कह रहा लेनदारों का मूल्य 1 लाख रुपए कम किया जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा लेनदारों का मूल्य कम किया जाए, क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड बाय 1 लाख। तो हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स को खुद कह रहा किया जाए, किया जाएगा मतलब कम करो, कम है नहीं, कम करो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। इसका मतलब क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। कौन होते हैं क्रेडिटर्स? वो पार्टी जिससे हमने उधार में माल खरीदा होता है। हमने उनसे उधार में माल खरीदा तो पेमेंट करना बाकी है। हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। चुकाना बाकी है ना, तो भुगतान तो करना पड़ेगा, तो आपके लिए लाइबिलिटी बन गई। हमने कहा लाइबिलिटी 1 लाख रुपए कम आ रही है ना, तो लाइबिलिटीज को बढ़ाना है। एसेट्स बढ़ने पर बाई में जाता है, लाइबिलिटीज बढ़ने पर टू में जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स। क्या लिख देंगे, टू क्रेडिटर्स। कितना, 1 लाख रुपए, तो हमने कहा 1 लाख रुपए बढ़ाना है, बढ़ा दो। लाइबिलिटीज बढ़ने पर टू में आती है, एसेट्स बढ़ने पर बाई में जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट, ऋण का मूल्य 50,000 रुपये बढ़ाया जाए। ऋण, ऋण यानी कि लोन, लोन को क्या करना है, बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है, 50,000 से। कह रहा बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाएगा मतलब बढ़ाना है। तो ध्यान रखना, उल्टा सिर्फ 2 कंडीशंस में करते हैं। ओवर वैल्यू है, अधिक मूल्यांकित तो कम करो, और अंडर वैल्यू है, कम मूल्यांकित तो बढ़ाओ। यहाँ इन 2 कंडीशन में हम उल्टा करते हैं। इस चीज को आप याद रखें, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए ओवर वैल्यूड, तो हमेशा वो चीज क्या है, ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, कम करना है। कहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और अगर कभी लिखा हुआ आ जाए अंडर वैल्यू यानी कि कम है, और कम है तो इसको क्या करना है, बढ़ाना है। याद रखें, बाकी जो क्वेश्चन बोले वही करेंगे। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, ऋण का मूल्य 50,000 पे बढ़ाया जाए, लोन को बढ़ाना है, बढ़ाया जाए मतलब बढ़ाना है तो इंक्रीज कर दो, सिंपल। लोन लाइबिलिटी होती है। लोन क्या होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि पेमेंट करना बाकी है। लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना कहाँ जाएगा, टू साइड में, तो क्या लिख देंगे, टू लोन। कितने का लोन, कितना बढ़ाना है, 50,000 बढ़ाना है, तो लिख दीजिए 50,000। सो सिंपल, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5 ही पॉइंट थे, 5 पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे अपन पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। आप इनको जितना अच्छा से कवर करोगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर, नहीं तो दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया। इसका बैलेंसिंग फिगर आया 170, इसकी टोटल 1,70,000 में से 55,000 लेस कर दो तो 1,15,000 आ जाएंगे। 15 + 5 20 हो सकता है, ठीक है। इस 1,15,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कई बार भी क्वेश्चन ने बोला है कि उनका लाभ हानि अनुपात कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, नहीं बोला। जब नहीं बोलेगा तो हम इस प्रॉफिट को, इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स में उनके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर अनुपात में। तो 1,15,000 में ए का हिस्सा और बी का हिस्सा, तो कितना आ जाएगा, 1,15,000 इंटू 1/2 और 1,15,000 इंटू 1/2, ठीक है। तो 5 टाइम्स 5 नहीं, सॉरी, पहला तो 5 टाइम्स आ जाएगा, फिर 1 5 बचा, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 टाइम्स 1 0 5 टाइम्स 57,500 रुपये। ये आ गया हमारे पास 1,15,000। कोई दिक्कत? तो बहुत इजी था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आज ये भी सीखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने के बाद में नई बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ना। तो फटाफट आप इसको तो उतार ही ले, साथ में अपन देख लेते हैं कि आप अब किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे नई वाली, ठीक है। तो चलिए, अब हमने कहा हमें नई बैलेंस शीट बनानी है, तो यहाँ हम बना लेते हैं नई बैलेंस शीट। तो ये हो गई बैलेंस शीट। कब बन रही है बैलेंस शीट,
आफ्टर रीवैल्यूएशन। जब आप इसको नई बैलेंस शीट को बनाओगे ना, तो आपको सिर्फ दो ही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एक तो पुरानी बैलेंस शीट और फिर हमें देखना रीवैल्यू क्या हुआ, कि बढ़ा या कम हुआ, उसका एडजस्टमेंट कर देना है, बन गया। ठीक है, जैसे 1 बाय 1 अपन चलते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कैश पे। कैश को जरा ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कैश को चेंज किया क्या हमने? नहीं किया ना। तो कैश पहले भी 1 लाख थी और अब भी कितनी आएगी? 1 लाख की आएगी। तो हम कैश को लिख देंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए, कोई चेंजेस ही नहीं आए। फिर बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक आता है एसेट्स में, पहले एसेट्स को ले रहे हैं अपन। ठीक है, क्या स्टॉक में चेंजेस आए? ध्यान से देखो, यस चेंजेस आए। स्टॉक बाई साइड में आया, एसेट्स बाई साइड में आई, इसका मतलब एसेट्स बढ़ी है ना। एसेट्स बाई साइड में आने का मतलब बढ़ी। पहले हमारे पास में स्टॉक था 5 लाख रुपए, कितना था? 5 लाख रुपए, और इस बार प्लस बढ़ गया कितना? 50,000। तो हमारे पास स्टॉक हो गया 5,50,000 रुपए का। आया समझ में? ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू आती है, चेंज जो हुआ वो रिवैल्यूएशन में आता है, और नई वैल्यू क्या हो गई उसकी? वो नई वाली बैलेंस शीट में आती है। नेक्स्ट, अब अगर इधर बात करें डेटर्स की, तो क्या हमने डेटर्स को छेड़ा? कहीं पर भी डेटर्स नहीं आया ना, पॉइंट में था तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दो। डेटर्स हमारे पास में 3 लाख के थे, और ना ही हमने प्रोविजन को छेड़ा। प्रोविजन में भी कभी कभी चेंजेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन प्रोविजन को भी चेंज कर सकता है। प्रोविजन अभी अभी बताया मैंने आपको, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 2 में लिख देना, लायबिलिटी को कम करने के लिए बोलेगा तो बाई में लिख देना। फिलहाल कुछ नहीं बोला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स आप नॉर्मली सीखें, फिर अपन हाई पॉइंट्स पे जाएंगे, है ना। तो 3 लाख में से 20,000 गए तो कितने बच गए? 2,80,000। सॉरी, ये 20,000 ही था क्या? इसको 30,000 कर देना आप, है ना, क्योंकि ये 2 70 लिखा हमने बाहर। तो 30,000 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। तो कितने बच गए? 2,70,000। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना, 20,000 की जगह 30 लिख देना। 3 लाख में से 30,000 गए तो कितने बचे? 2,70,000। फिर आगे बढ़ते हैं। मशीन। क्या मशीन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? मशीन की वैल्यू पहले 2,20,000 थी, और यहाँ देखा तो पता चला मशीन 2 में आ रहा है, यानी एसेट्स 2 में आने का मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। तो मशीन पहले 2,20,000 की थी, और कितनी कम हो गई? 20,000 कम हो गई। तो अब कितनी बची? तो हम कैसे लिखेंगे? 2,20,000 वैल्यू थी, जिसमें से 20,000 कम हो गए, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू बची है 2 लाख रुपए। सिंपल। यानी इसको साथ में कंपेयर करते जाओ, देखते जाओ क्या चेंज आया, और जो चेंज आया बढ़ा तो जोड़ते जाओ, और अगर लेस हुआ तो माइनस करते जाओ। फिर बात करते हैं फर्नीचर की। क्या फर्नीचर में कुछ चेंजेस आया? यस। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर मैंने कहा पहले मेरे पास 60,000 का था, लिख दो 60,000। फिर जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट देखा तो पता चला फर्नीचर बाई साइड में आया, एसेट्स बाई में आने का मतलब बढ़ रही है। तो पहले हमारे पास फर्नीचर 60,000 का, इसको हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 5,000। तो ऐड कर दीजिए 5,000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65,000 रुपये। ये हो गया फर्नीचर। फिर बात कर रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस में कोई चेंजेस था? कोई चेंजेस नहीं था, इसको एज इट इज लिख दो, प्रीपेड एक्सपेंस। जिसमें कोई चेंज ही नहीं है ना, उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया करो। कितना? 1 लाख रुपए। तो ये हो गई हमारी एसेट साइड। अब बात करते हैं अपन लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटीज की बात करें, अच्छा देखो यहाँ जो जो चीज़ हो गई ना उसको करेक्ट करते जाना। स्टॉक हमने देख लिया, फर्नीचर हमने देख लिया, मशीन हमने देख ली, ठीक है। और क्या बच गया? क्रेडिटर्स। लिखते हैं पहले तो क्रेडिटर्स। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स 5 लाख थे, इसमें देखा तो पता चला क्रेडिटर्स में चेंजेस तो आए। लायबिलिटी 2 में आ रही है, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। उल्टा होता देखिए, एसेट्स बाई में आती है तो बढ़ती है, लायबिलिटी 2 में आती है तो बढ़ती है। हमने कहा पहले मेरे पास क्रेडिटर्स 5 लाख के थे, फिर आपने क्रेडिटर्स बढ़ा दिए, कितने के? 1 लाख के। तो अब हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हो गए? 6 लाख रुपए के। तो 5 लाख के तो पहले ही थे, 1 लाख रुपए के हमने और बढ़ा दिए, तो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हो गए? 6 लाख। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्स पेबल की। तो यहाँ लिख रहे हूँ बिल्स पेबल। क्या बिल्स पेबल में कोई चेंजेस आया? कहीं पर नहीं लिखा बिल्स पेबल, तो जितना था ना 2 लाख वो का वो ही एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। फिर बात करें लोन की। लोन पहले 3 लाख था, और यहाँ देखा तो पता चला, देखो क्रेडिटर भी हो गया, राइट मार दो, इससे हमें याद रहता है ना कि हमने क्या क्या चीज कर दी। लोन 50,000, लायबिलिटी 2 में आ रही है। लायबिलिटी 2 में आने का मतलब बढ़ रही है, लायबिलिटी 2 में आई, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है।
मैंने कहा हमारे पास लोन पहले कितना था 3 लाख रुपए का, फिर हमारे पास में लोन बढ़ गया, कितने का बढ़ गया 50,000 का। तो मैंने कहा 3 लाख का तो पहले ही था, फिर लाइबिलिटी 2 में आने का मतलब इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है 50,000। तो अब हमारे पास में लाइबिलिटी आ गई 3,50,000। मजा आया? सिंपल से पॉइंट है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ, कुछ भी नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000। अब बात करें कैपिटल की, क्या कैपिटल में चेंजेस आए? यस, कैपिटल में चेंजेस आए, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल पहले 1 लाख थी और ये जो कैपिटल में हमने अमाउंट ट्रांसफर किया ना, ये कहाँ जा रहा है? कैपिटल में जा रहा है, तो इसका कैपिटल से भी तो एडजस्टमेंट होगा, है ना, बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंसिंग फिगर 2 में आता है ना, तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने पर उनकी कैपिटल बढ़ती है। और अगर बाई में आता है तो पार्टनर्स के लिए लॉस होगा, और लॉस होने पर उनकी कैपिटल जो है वो माइनस में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? माइनस में। इसका मतलब उनकी कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मैंने कहा एक ही कैपिटल पहले 1 लाख रुपए थी, फिर उसमें से माइनस लॉस आ गया 57,500 रुपये का, तो रिमेनिंग हमारे पास में कितने की बच गई? 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, तो 42,500 रुपये आ गए एक ही कैपिटल। ऐसे कैसे? बी की कैपिटल भी पहले 1 लाख रुपए थी और 1 लाख में से माइनस उसको भी लॉस हुआ कितने का? 57,500 का, तो इसकी भी कैपिटल 42,500। ये होने के बाद हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए, तब तक तो सही है, नहीं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट टोटल कर लें इसकी। कैलकुलेटर ही नहीं लाया है क्या मैं? है। तो देखिए अगर अपन इसकी टोटल करें, इस साइड की अगर करूं तो 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 50,000 प्लस 42,500 प्लस 42,500, टोटल इसकी आ रही है 12,85,000। ये इसकी टोटल आ रही है। अब उसकी भी देख लेते हैं। 1 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 65,000 प्लस 1 लाख, तो 12,85,000। ये भी 12,85,000 और ये भी 12,85,000। तो ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन और अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में हमने यहाँ पर क्या सीख लिया कि नई बैलेंस शीट भी आप कैसे बनाओगे। अब देखिए हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, बड़े क्वेश्चन, लगभग आपके पता सारे पॉइंट हो चुके हैं। एक पॉइंट बचा हमारे पास में कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या करना, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन करेंगे। अब बड़े क्वेश्चन में सारे पॉइंट एक साथ आने वाले, रेशियो भी आएगा, गुडविल का एडजस्टमेंट भी होगा, यानी कि पार्टनर के आने पर जो भी प्रॉब्लम है सब एक साथ आएंगी। तो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर एक तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना होता है, एक अपने को बनाना होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में अपने को बनानी होती है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल अगर मैच हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये हमारा था रीवैल्यूएशन अकाउंट की रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो मैंने कहा ना अब जो हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें सब पॉइंट 1 बाय 1 सारे एक साथ आएंगे, इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट 1 बाय 1 सारे करवाए ताकि आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स में क्लियरिटी आती रहे और कहीं दिक्कत नहीं आए। तो बड़े क्वेश्चन जब हम करेंगे, फिर कह रहा हूँ सारे पॉइंट एक साथ आएंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को आप एक साथ ही कवर करें। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पर और सीख लिया, और जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो अब कल मैं आपको कराऊंगा जो भी हमारे पास में बच गए, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट, और लास्ट एक है हमारे पास में एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सीख ले अच्छे से, उसके बाद में हम बड़े क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमसे बात कर सकते हो आप, हमारे नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है। कोई भी दिक्कत आए किसी भी तरीके की तो फ्रीली पूछना आप। ठीक है, नहीं पूछोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन नहीं है। अगर आप सामने बैठे होते तो सारी चीज़ें पूछते, लेकिन ऑनलाइन होने पर आप हिचकिचाएंगे कि सर हम पूछें या नहीं पूछें, तो डरने की कोई बात नहीं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इजीली पूछिए, मैं आपको उसका आंसर विदिन 1 डे, उसी दिन सेम डे आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।